सो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो टोटल जो कॉमन यूजेज है उसमें हम लोग 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल आर मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड आर हाइब्रिड अकाउंटिंग। तो ये 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सभी अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स को देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला हम लोगों के पास है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो एक्चुअल में कैश रिसीट्स और कैश के जो पेमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि जो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होंगे, जो उधारी वाले ट्रांजैक्शंस होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको कोई सर्विस दूंगी, आपने तुरंत मुझे उसके पैसे देने हैं, या फिर आप मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो मैंने तुरंत उसका पेमेंट करना है। तो इसमें कैश होता है, इसमें उधारी में लेन देन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। इस बेसिस में रेवेन्यू को हम लोग कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब कैश हमें रिसीव हो गया है, या फिर हमारे एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज्ड होंगे, जब हमने कैश में पेमेंट किया है। यानी कि मैं कब कहूँगी कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, अभी मुझे सिर्फ लग रहा है, अभी मुझे सिर्फ मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मुझे शायद नेक्स्ट मंथ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या मुझे नेक्स्ट मंथ क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन मैं तब तक उस प्रॉफिट को नोट डाउन नहीं करूँगी जब तक एक्चुअल में वो प्रॉफिट मुझे हाथ में मिल ना जाए, वो कैश मुझे हाथ में मिल ना जाए। या फिर मैं कब उस लॉस को रिकॉर्ड करूँगी, जब एक्चुअली में कैश मेरे हाथ से चला ना जाए। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब कैश मिलता है। एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब कैश हम लोग पे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं जब तक कैश एक्चुअली में रिसीव या पे नहीं होता है। तो इस सिस्टम में क्या हो गया, कोई भी इनकम आपको मिलती है, कोई भी खर्चा आप लोग करते हो, कोई भी एसेट आप लोग परचेज करते हो जिसमें आपने कैश में पेमेंट किया है, कोई भी लाइबिलिटी आप पे करते हो अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे वो पास्ट के रिलेटेड हो, प्रेजेंट के रिलेटेड हो, या फ्यूचर के रिलेटेड हो, वो आप लिखते हैं कब, जब उसमें कैश इन्वॉल्व होता है। तो बस एक चीज़ याद रखनी है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास है वो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, रेवेन्यू चाहे आपको मिला हो या नहीं मिला हो, बट अगर आपने उसको अर्न कर दिया है तो आप उस अकाउंटिंग पीरियड में ही उसको लिखोगे। या फिर खर्चा अगर आपको लग रहा है कि वो हो गया है, लेकिन अगर आपने अभी तक उसके लिए पे नहीं किया है तो भी आप उसको लिख डालोगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आप लोग, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड और अक्रूड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दीज आर इनकर्ड। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है आपका कौन सा वाला, अक्रूवल या फिर मर्चेंटाइल बेसिस पर। यहाँ पे कैश में लेन देन नहीं होता है, ये आपने याद रखना है, कैश में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ, जो रेवेन्यू है भले ही उसके बदले में आपको अभी पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, बट आपको पता है कि मेरा रेवेन्यू फिक्स हो चुका है, कभी ना कभी मुझे वो मिलेगा। या फिर अगर आपका खर्चा किया है आपने कुछ, या होने वाला है बट अभी आपका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी आपने पेमेंट नहीं किया, जैसे सैलरी, आपने अपने स्टाफ की सैलरी पे करनी है, लेकिन महीना हो गया है लेकिन अभी आपने सैलरी पे नहीं की है, लेकिन आपको पता है कि वो आपको पे करनी ही करनी है, तो ये खर्चा आप अपनी नोटबुक में लिख दोगे। और अप्रैल मई की सैलरी नहीं दी है तो ये अप्रैल मई की सैलरी को ही आप रिकॉर्ड करोगे कि आपने एज इफ कि ये सैलरी आपने दे दी है, क्योंकि आपने ये आने वाले टाइम में देनी ही है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक एक करके, एनी इनकम अर्नड वेदर रिसीव्ड आर नॉट, कोई भी इनकम आपकी अर्न हुई है, चाहे अभी आपको वो मिल गई है चाहे वो नहीं मिली है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो चुका है, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट किया है अभी या नहीं किया है, कोई भी एसेट आपने खरीदा है, चाहे वो कैश में पेमेंट अभी हुआ है या नहीं हुआ है, कभी ना कभी तो करोगे ही ना। एनी लाइबिलिटी जो आपकी ड्यू है बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं अंडर सेक्शन 128
3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2013 जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी मेंटेन करती हैं रिकॉर्ड्स एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब कहीं पे अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। ये सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ये कंपनी एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो अक्रूअल बेसिस है या फिर जिसको हम मर्चेंटाइल बेसिस कहते हैं, उस पर ही सारा रिकॉर्डिंग होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड बेसिस क्या होता है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता होगा। ये कॉम्बिनेशन है कैश और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसमें क्या होता है, कैश और अक्रूअल बेसिस दोनों को फॉलो किया जाता है। जितना भी रेवेन्यू है और जितने भी एसेट्स हैं वो जनरली हम लोग कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, और जो खर्चे हैं और उधारी है उसको हम लोग अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी आपको रेवेन्यू हो रहा है और जितने भी आप लोग एसेट्स खरीद रहे हैं वो आप लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, वो आप लोग कैश में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कैश में। और जितने भी आपके खर्चे हैं और लाइबिलिटी हैं ये आप लोग अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आई गेस कि यहाँ तक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं अकाउंटिंग इज़ यूजफुल ओनली टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ ओनर ऑफ द बिजनेस के लिए यूजफुल होता है? नहीं, ओनर के लिए नहीं होता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनको टैक्स वगैरह लगाने होते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो ये जो अकाउंटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए यूज़फुल नहीं होती है, ये सब के लिए यूज़फुल होती है। इसके बहुत सारे यूज़र्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे कितने यूज़र्स हैं। 2 कैटेगरी के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होगा? इंटरनल यूज़र हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास ओनर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इंटरनल मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कौन कौन काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका मालिक होगा ओनर, फिर इसकी मैनेजमेंट होगी, फिर इसके एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। ये सब इसके अंदर काम करते हैं। तो बस आपको इंटरनल में यही 3 लोग याद रखने हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इंटरनल हो गया ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल में कौन आएगा? सेकंड कौन है हम लोगों के पास? सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल हमने देखा ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन हो जाते हैं? क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड जनरल पब्लिक। तो ये आपको इनमें से ऐसे करके आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूज़र नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, या फिर इनमें से कौन सा यूज़र इंटरनल नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम इन सभी यूज़र्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोगों के पास है डिस्कशन के लिए ओनर। ओनर क्या करता है? सबसे पहला काम ओनर का होता है कि वो कैपिटल प्रोवाइड करता है बिजनेस में। मैंने कोई बिजनेस खोला है तो ऐसे ही तो बिजनेस रन नहीं करेगा ना, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मुझे करना ही पड़ेगा उस बिजनेस में। तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी, मैं कैपिटल लेकर आऊँगी। फिर जैसे ही मैंने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया है, प्रोवाइड किया है, तो मैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी ये जानने के लिए कि मेरे बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उस पर्टिकुलर पीरियड में। फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे बिज़नेस की, अभी तक कितना फाइनेंशियल पोजीशन उसकी इंक्रीज़ हुई है, अच्छी हुई है। तो मुझे ये सब चीज़ें जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या काम करती है? अकाउंटिंग डेटा आर द बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस मेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन लेती है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, डिसीजन लेने के लिए।
मैनेजमेंट देखती है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं सेल और परचेज के, क्या रिलेशनशिप है एक्सपेंसेस का टू द सेल्स, एफिशिएंसी कितनी है मेरे एम्प्लॉयज़ की, कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। ऐसे वेरियस इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मैनेजमेंट को चाहिए होता है प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, अदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कि मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन यूज़ करती है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़, जो इंटरनल यूज़र में आता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस में, क्योंकि वो उनकी सैलरी को अफेक्ट करती है, उनकी वर्किंग कंडीशन को अफेक्ट करती है, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अफेक्ट करती है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अफेक्ट करती है। मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना अर्न कर रही है, क्योंकि उस हिसाब से मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी उस हिसाब से उतना ही प्रॉफिट, उतना मेरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, उतना वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। जब मैं रिटायरमेंट लूँ तो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट भी मुझे मिलने चाहिए। इसीलिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड काम करते हैं बट मेक यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अपने अपने पर्पज़ के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन है, क्रेडिटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमर्शियल बैंक्स, public deposit holders and debenture holders are included in this category. क्रेडिटर्स कौन हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग हमें सप्लाई करते हैं क्रेडिटर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। वो इंटरेस्टेड होते हैं लिक्विडिटी पोजीशन को देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है, या फिर जो उधारी वो हमसे ले रही है ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो हमें दोबारा पे कर पाएगी या फिर उसका दिवालिया निकल जाएगा और वो बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बैड डेट हमने ऊपर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है, जो फंड को इन्वेस्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो लोग फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सो दैट वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अच्छे डिसीजन ले पाएँ। वो अपनी फ्यूचर अर्निंग के बारे में काफ़ी कंसर्न रहते हैं और क्या उनको ये रिस्क उठाना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको रिटर्न कैसा आएगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास है कस्टमर। हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं हमें भी इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बारे में, बिकॉज हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम लोग उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल क्या है या उन पे जो प्राइस लगाया जा रहा है वो क्या है। हमें भी जानने की ज़रूरत है कि स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी उस एंटरप्राइज की क्या है, क्या वो हमें कंटिन्यू सप्लाई कर पाएंगे जब तक हमें उसकी ज़रूरत है। इस वजह से हम लोग कस्टमर्स क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास है टैक्स अथॉरिटीज़ एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करती है इनकम टैक्स और बाकी के जो टैक्स होते हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, और बहुत सारे बिजनेस यूनिट से उनको टैक्स भी कलेक्ट करना होता है, तो वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सरकार। सरकार क्यों इंटरेस्टेड होती है। देखिए सरकार के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेज है सरकार के पास। द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। और यही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो हमारी कंट्री के उन
बहुत कम बचे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो बिजनेस यूनिट के परफॉर्मेंस है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वो कैसी हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हेल्प करेगी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, सो दैट हम लोग ट्रेड और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकें, हम किस तरीके से उन रिसोर्सेज को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड कर सकें, और हम लोग सब्सिडी किसके बेसिस पे देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, किन इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है रिसोर्सेज की, सब्सिडी की, ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं इन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट है रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च कैरी आउट करनी होती है, जिसके लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और ये इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करके पब्लिश करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इवाल्युएशन के लिए। लास्ट है जनरल पब्लिक और कस्टमर, आप लोग कह सकते हैं कि लगभग सेम ही होते हैं, पर थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जनरल पब्लिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से देखती है कि किस तरीके से अर्निंग कैपेसिटी और उस कंपनी की स्टेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर्स जो वो कंपनी ले रही है वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन में हेल्प करेगी, और क्या वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लोगों को प्रोवाइड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्या वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, और जनरल पब्लिक इन सब चीज़ों को भी देखती है। अब हम लोग एक बार देखते हैं अकाउंटेंट का रोल क्या होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। रिकॉर्ड कीपर, वो रिकॉर्ड करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिजनेस के एसेट्स का प्रोटेक्टर होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, टैक्स मैनेजर होता है, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी होता है। तो इनमें से कोई भी आपको बता देंगे कि कौन सा रोल नहीं है अकाउंटेंट का, तो आपने फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं ये लोग, एन अकाउंटेंट डिज़ाइन द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर एन एंटरप्राइज। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करता है एक एंटरप्राइज के लिए, वो बहुत सारे रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हमने देखा वो रिकॉर्ड कीपर होता है। अकाउंटेंट मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होती है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करता है, और बाकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी वो प्रिपेयर करता है। देन प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, अकाउंटेंट ही है जो मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटेंट असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, कैसे, उनको सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो भी उनको डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है। द नेक्स्ट हम लोगों के पास है वो बिजनेस एसेट्स का प्रोटेक्टर होता है। बिजनेस एसेट का प्रोटेक्टर होता है का क्या मतलब है, जो अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड रखता है कितने एसेट्स हैं बिजनेस के पास, और फिर ये चीज़ हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके और प्रॉपरली उन एसेट्स पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। ये अकाउंटेंट जो है मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि हमें किस तरीके से इंश्योरेंस करना चाहिए वेरियस एसेट्स का, एंड उनको उन एसेट्स को किस तरीके से हम लोग मेंटेन करके चल सकते हैं, ये भी अकाउंटेंट ही बताता है मैनेजमेंट को। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है फाइनेंशियल एडवाइज़र। अकाउंटेंट एनालाइज करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अकाउंटेंट एनालाइज करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड एडवाइस करता है बिजनेस मैनेजर्स को रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो अकाउंटेंट होता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे होता है, क्योंकि वो एडवाइस देता है बिजनेस के मैनेजर्स को कि किस तरीके से हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर किस तरीके से हम लोग कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताता है, और किस तरीके से हम लोग और ज़्यादा अपने एंटरप्राइज को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट बताता है। फिर हम लोगों के पास है टैक्स मैनेजर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इम्पॉर्टेंट रोल है अकाउंटेंट का वो है टैक्स मैनेजर। अकाउंटेंट इंश्योर करता है कि जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो प्रिपेयर किए जाए और करेक्टली हम लोग उसको फाइल करें ऑन टाइम, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ डन ऑन टाइम। अकाउंटेंट इंश्योर करता है कि जो कंपनी है उसका जो टैक्स, इनकम टैक्स है उसको हम लोग प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकें, या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ को दे सकें, प्रॉपरली करेक्ट टाइम पर हम लोग फाइल कर सकें अपना इनकम रिटर्न, जो हमारा टैक्स रिटर्न होता है उसको। अकाउंटेंट जो है मैनेजर्स को एडवाइस करता है टैक्स मैनेजमेंट में, टैक्स के बर्डन को रिड्यूस करने में, और
टैक्स एग्जेम्पशंस जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा या फिर जो टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसको अवेल कर सके। लास्ट है हमारे पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमने डिस्कस किया, फिर वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर्स इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, तो वो एक तरीके से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी होता है। सो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुक कीपिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जर्नलाइजिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, तो आपने हमेशा याद रखना है अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है। देन बहुत सारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं, जिनमें से एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो 5 प्रकार की हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपने याद रखना है कि अकाउंटिंग को हम कौन से 3 बेसिस पर कॉमनली यूज़ करते हैं, कैश, अक्रूवल, मर्चेंटाइल भी कहते हैं जिसको, और मिक्स्ड और हाइब्रिड, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। देन हम लोगों के पास है बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अकाउंटेंट के बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको भी हमने अच्छे से एंड में देख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहला है द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का रूट क्या होता है। एज आई टोल्ड यू, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सोशल अकाउंटिंग, स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सबसे पहला जो हम लोगों ने पेज पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग जो है वो रूट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ये होता है, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये भी होता है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ये भी होता है, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद द टैक्स अथॉरिटीज़ ये नहीं होता है। तो यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स डिस्प्यूट को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी ब्रांच नहीं है। फाइनेंशियल भी है, मैनेजमेंट भी है, ह्यूमन भी है, कॉस्ट भी होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कौन बताता है। जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, लेजर। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में गाइस बैलेंस शीट बताती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटरनल यूजर कौन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो इंटरनल मैंने बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन काम करता है, 3 लोग याद रखने थे, मैनेजमेंट, ओनर और एम्प्लॉयज़। मैंने बताया था जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, 3 लोग बताए थे, सबसे पहले ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो यहाँ पे देखो आप लोग एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बी एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये आपके पांचों के 5 क्वेश्चन जो हैं MCQ वाले हो गए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग क्या होता है, 2 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, who are the parties interested in accounting information, name any 2 basis of recording accounting information, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव अगर आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपने बताना है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ब्रीफली बताना है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जिसको हमने ऊपर पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, और बताना है आपने कि ये जो लोग हैं इन्वेस्टर और गवर्नमेंट ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है और गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी वगैरह देनी होती है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं रोल क्या है अकाउंटेंट का मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में, ये हमने लास्ट वाला टॉपिक जो पढ़ा है ये वहीं से क्वेश्चन आया। तो कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली आपको बुक में से ही सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलने वाले हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। सो गाइज ये हमारा जो पहला यूनिट है ना वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। तो वो है आपके पास ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।